गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14वां खान पान की बदलती तस्वीर उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। आप इसको कॉपी पर लिख सकते हैं और इसको याद भी करना है आप लोगों ने। आप इसको ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये समझने में किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। बच्चों, इसके लेखक हैं पाठ 14वां के खान पान की बदलती तस्वीर, लेखक प्रयाग शुक्ल जी। तो बच्चों, मैं आपको शब्दार्थ करवाने जा रही हूँ। आप इसको अपनी कॉपी पर साथ साथ नोट कर लेंगे। पहला शब्दार्थ है वंचित। वंचित क्या होता है? जो चीज़ हमें, जिस चीज़ से हमें नहीं मिलती, जो चीज़ अपर्याप्त। वंचित क्या है? अपर्याय, पर्याप्त। मिश्रित, मिली जुली, मिश्रित, मिली जुली, मिश्रित, मिली जुली। कठिन, जटिल, कठिन, जटिल। विज्ञापित, विज्ञापन से दिखाया गया, विज्ञापित, विज्ञापन से दिखाया। अचरज, हैरानी। अचरज क्या होता है? हैरानी। जब हमें एकदम से किसी बात पर हैरानी होती है, अचरज होता है हैरानी। अचरज, हैरानी। वंचित, अपर्याप्त। मिश्रित, मिली जुली। कठिन, जटिल। विज्ञापित, विज्ञापन से दिखाया। अचरज, हैरानी। आगे बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। आपके पीछे अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रश्न उतार लेंगे और उसके उत्तर आप PDF में से कर लेंगे। तो बच्चों, ध्यान से इसके प्रश्नोत्तर सुनिए। पहला प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ। खान पान को मिश्रित संस्कृति, खान पान को मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर पढ़िए, ध्यान से सुनिए बच्चों। खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ अलग अलग देशों और प्रदेशों के व्यंजन है। खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ अलग अलग देशों और प्रदेशों के व्यंजन है। हमें अपने घरों में स्थानीय व्यंजनों के अलावा बहुत से व्यंजनों का स्वाद लेते हम अपने घरों में स्थानीय व्यंजनों के अलावा बहुत से व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, जैसे इडली, वड़ा, सांभर, रसम, नूडल्स आदि। एक बार फिर से सुनिए बच्चों ध्यान से कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति का अर्थ अलग अलग देशों और प्रदेशों के व्यंजन से, हम डिफरेंट टाइप्स के भोजन करते हैं, अलग अलग तरह के हम खाना खाते हैं, तो उससे इसको मिश्रित संस्कृति कहते हैं कि हमारे जो देश में हर प्रकार के प्रदेशों की, देशों की संस्कृति जुड़ी हुई है। और उसी प्रकार हम कभी चाइनीज़ फूड खाते हैं, कभी हम अपना पंजाब का भोजन खाते हैं, मक्की की रोटी और सरसों का साग, और कभी हम जो हमारा देश का भोजन है, दाल रोटी वगैरह, हम वो खाते हैं। तो इसको मिश्रित संस्कृति कहा गया है। हम अपने घरों में स्थानीय व्यंजनों के अलावा बहुत से व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, जैसे इडली, वड़ा, सांभर, रसम, नूडल्स आदि। अगला प्रश्न सुनिए बच्चों ध्यान से। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर जानिए बच्चों। उत्तर मैं पढ़ने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। खान पान के बदलाव से अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों का स्वाद हम ले सकते हैं। फिर भी लेखक चिंतित है क्योंकि पश्चिम की नकल से बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने अपना ली हैं या अपना ली गई हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है। एक बार फिर सुनिए बच्चों। खान पान के बदलाव से अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों का स्वाद हम ले सकते हैं। फिर भी लेखक चिंतित है क्योंकि
पश्चिम की नकल से बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली गई हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है। कि जो कुछ चीज़ें इस प्रकार की हमने अपना ली हैं पश्चिम की नकल करके, जो ना तो उनमें वैसा स्वाद है और ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी हैं। इसलिए हमारे अनुकूल वे चीज़ें नहीं हैं। तीसरा प्रश्न सुनिए बच्चों ध्यान से। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर जानिए बच्चों। प्रश्न फिर से बोल रही हूँ। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कुछ ऐसे व्यंजन जो किसी विशेष स्थान से जुड़े हैं, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन व मुंबई की पाव भाजी आदि। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कुछ ऐसे व्यंजन जो किसी विशेष स्थान से जुड़े हों, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन व मुंबई की पाव भाजी। एक बार मैं सारे प्रश्न उत्तर फिर से रिपीट कर रही हूँ। सुनिए बच्चों ध्यान से। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। खान पान की मिश्रित संस्कृति का अर्थ अलग अलग देशों और प्रदेशों के व्यंजन हैं। हम अपने घरों में स्थानीय व्यंजनों के अलावा बहुत से व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, जैसे इडली, वड़ा, सांभर, नूडल्स आदि। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान के बदलाव से अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों का स्वाद हम ले सकते हैं, फिर भी लेखक चिंतित है क्योंकि पश्चिम की नकल से बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने अपना ली गई हैं या जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है। खान पान के बदलाव से अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, फिर भी लेखक चिंतित है क्योंकि पश्चिम की नकल से बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली गई हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है। तीसरा प्रश्न जानिए बच्चों। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर सुनिए एक बार से फिर से दोबारा से। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कुछ ऐसे व्यंजन जो किसी विशेष स्थान से जुड़े हों, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन व मुंबई की पाव भाजी आदि। बच्चों आपने ये प्रश्नोत्तर ध्यान से एक बार करने हैं और इसको याद करना है। आपने इसको अपनी कॉपी पर आप लिखोगे और आपकी कॉपीज़ मैं चेक करूँगी, आप इस सारे चैप्टर को ध्यान से लिखोगे। इसके बाद बच्चों मैं आपको करवाऊँगी अगले वीडियो में। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे या फिर हम करेंगे, अगर चैप्टर ना पढ़ा तो हम अपने जो महाभारत के क्वेश्चन है आंसर है मैं आपको वो करवाऊँगी। आप महाभारत को रीड करते जाइए बच्चों साथ साथ।
आपके पास सिलेबस है और मैंने पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं कि आपने कौन कौन से सारे पेज पढ़ने हैं। बच्चों आप उसको पढ़ लीजिए, मैं आपको सिर्फ उसके प्रश्न उत्तर ही करवाऊंगी। आपको स्वयं महाभारत की बुक को रीड करना होगा। फ्री टाइम में आप जब बैठते हो आप 5-6 पेज 10 पेज रोज़ के पढ़ो, ताकि आपको महाभारत के बारे में पता चल जाए। बच्चों अगर आप कहते हो तो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको महाभारत के। एक बार आज कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ और बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर लेंगे। आप ध्यान से अब महाभारत के क्वेश्चन भी उतारेंगे बच्चों। मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूँगी, आप उसमें से क्वेश्चन उतार लीजिए महाभारत के। बच्चों अब अपनी आप कॉपी के पीछे कुछ पेज छोड़ के आप महाभारत के क्वेश्चन उतार सकते हैं। मैं वो आपको करवाने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। मैं आज 10 क्वेश्चन करवाऊँगी, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको फिर करवा दूँगी बाद में। तो पहला क्वेश्चन सुनिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ। महाभारत की कथा किसकी देन है? आप ध्यान से इनको सुनिए बच्चों। महाभारत की कथा किसकी देन है? कॉपी पर आप नोट कर लीजिए सारे प्रश्न उत्तर। बच्चों मैं बोलने जा रही हूँ, आप उत्तर क्वेश्चन सुन लीजिए बच्चों एक बारी। महाभारत की कथा किसकी देन है? महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। अगला प्रश्न सुनिए बच्चों, आपने घबराना नहीं है, मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगी दोबारा से। महाभारत की कथा वेद व्यास जी ने सबसे पहले किसे कंठस्थ करवाई? महाभारत की कथा वेद व्यास जी ने सबसे पहले किसे कंठस्थ करवाई? महाभारत की कथा वेद व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई। तीसरा प्रश्न बोलने जा रही हूँ, महाभारत की कथा किस राजा से प्रारंभ हुई? महाराजा शांतनु से। चौथा प्रश्न, महाराजा शांतनु की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम गंगा था। पांचवा प्रश्न, महाराजा शांतनु ने अपनी पत्नी को क्या वचन दिया? महाराजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया, उनकी पत्नी का नाम था गंगा, दिया था कि वह कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनिए बच्चों ध्यान से, 5 प्रश्न मैं दोबारा रिपीट करने जा रही हूँ, आपको मैं फिर से करवाऊंगी, आपने घबराना नहीं है। आप इसको अभी सिर्फ सुनेंगे, आप इसको कॉपी पर नोट नहीं करना, एक बार सुन लीजिए सिर्फ। महाभारत की क्या कथा किसकी देन है? महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाभारत की कथा वेदव्यास जी ने सबसे पहले किससे कंठस्थ करवाई? महाभारत की कथा वेदव्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई। महाभारत तीसरा प्रश्न, महाभारत की कथा किस राजा के से प्रारंभ हुई? महाराजा शांतनु से। उत्तर क्या है? महाराजा शांतनु से। चौथा प्रश्न, महाराजा शांतनु की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम गंगा था। पांचवा प्रश्न, महाराजा शांतनु ने अपनी पत्नी को क्या वचन दिया? शांतनु ने गंगा को वचन दिया था कि वह कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने, 6वां प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनिए, गंगा ने अपने पुत्र कितने पुत्र नदी में बहा दिए थे?
उत्तर है 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया था। 7वां प्रश्न, गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? देवव्रत। उत्तर क्या है? देवव्रत। राजा शांतनु ने गंगा के बाद किससे प्रेम याचना की? राजा शांतनु ने गंगा के बाद किससे प्रेम याचना की? उत्तर केटवराज की पुत्री सत्यवती के साथ। केटवराज की पुत्री सत्यवती के साथ। प्रश्न 9वां, राजा शांतनु से केटवराज ने क्या प्रश्न पूछा? केटवराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का बेटा ही बैठेगा। केटवराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का बेटा ही बैठेगा। 10वां प्रश्न ध्यान से सुनिए बच्चों। देवव्रत ने क्या प्रतीक्षा की? देवव्रत ने यह प्रतीक्षा नहीं, प्रतिज्ञा बेटे, गलती से मैं बोल गई। देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। धन्यवाद बच्चों। आप इन प्रश्न उत्तरों को सिर्फ आज आपने सुनना है और इसको लर्न करना है। आपने पहले महाभारत को पढ़ना है। मैंने पहले भी बोला था पिछली वीडियो में, आप महाभारत को पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों। मैंने सिलेबस में आपको कब से ये भेजी हुई है कि महाभारत आप खुद वाचन करेंगे। पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं बच्चों। मैं इसकी आपको प्रश्न उत्तर आगे करवाऊंगी अगली वीडियो में। आप तब उतारेंगे इनको। धन्यवाद।